दोस्तों, इस दुनिया में हर दिन लाखों लोग पैदा होते हैं और लाखों ही लोग अपना दिन पूरा करके इस दुनिया से चले भी जाते हैं। लेकिन उन लाखों में चंद ही लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा दुनिया याद रखती है। ऐसे ही महान लोगों में जिनको दुनिया किसी न किसी मौके पर जरूर याद करती है, एक नाम जनरल बख्त खान का भी है। बख्त खान की नेतृत्व क्षमता और मिलिट्री ज्ञान को देखते हुए मुगल सम्राट ने उन्हें साहिब आलम बहादुर की उपाधि दी थी। दोस्तों, जनरल बख्त खान के बारे में कुछ बातें बताने से पहले मैं आपके सामने फिराक गोरखपुरी का ये शेर पेश कर रही हूँ। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आज़ादी। जनरल बख्त खान की पहचान 1857 की क्रांति में एक मुख्य क्रांतिकारी के रूप में है। वो क्रांतिकारियों की सेना के कमांडर इन चीफ थे। इसके अलावा वो एक कुशल प्रशासक, अनुभवी योद्धा और सक्षम नेता भी थे। जनरल बख्त खान का जन्म 1797 में बिजनौर में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला खान था, जो कि नजीबुद्दौला के भाई थे। बख्त खान गुलाम कादिर खान रुहेला के चचेरे भाई थे, जबकि उनकी मां अवधी राजकुमारी थीं। जनरल बख्त खान एक कुशल परिवार से थे और उनके खानदान का मुगल दरबार से करीबी रिश्ता था। माता पिता के लाड प्यार के साथ ही उनकी जिंदगी के अनुभवों और तालीम से भी काफ़ी फ़ायदा हुआ और वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में वो एक सूबेदार बन गए, जिससे मुख्य देशी कमांडिंग ऑफिसर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बंगाल हॉर्स आर्टिलरी में 40 साल का अनुभव प्राप्त किया। विद्रोही बनने से पहले सूबेदार बख्त खान ब्रिटिश अधिकारियों के बीच लोकप्रिय थे। अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के बीच में मुगल साम्राज्य को स्थायित्व देने के लिए उन्होंने कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, जिसके सदस्यों को आर्मी और सरकारी विभाग से चुना जाता था। उनका सम्मान एक योग्य प्रशासक के रूप में किया जाता था। उनके योग्य प्रशासक होने का सबूत मुंशी जीवन लाल के अंग्रेजों को लिखे पत्र में मिलता है, जिसमें मुंशी ने लिखा था कि बख्त खान ने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। अपने दुश्मनों को हराने के लिए जनरल बख्त खान हमेशा नए नए तरीके अपनाते थे, जिससे दुश्मनों को उनके अगले कदम का अंदाज़ा नहीं लग पाता था। जैसे 9 जुलाई को जब उन्होंने अंग्रेज़ों को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, तब उनकी योजना थी कि वो अपने सैनिकों को अंग्रेज़ों की सफ़ेद पोशाक पहनाकर भेजेंगे, जिससे अंग्रेज़ कंफ्यूज हो गए और उन्हें अंग्रेज़ों के कैंप में घुसने का मौका मिल गया। बख्त खान की सैन्य अचीवमेंट बहुत ज़्यादा थे, चाहे वो अंग्रेज़ों के 300 घोड़ों को छीनकर उनके मालिक तक पहुंचना हो या बरेली और नीमच में अंतिम हमलों की भूमिका तय करना, जिससे अंग्रेज सरकार को आखिर में उनसे संधि करनी पड़ी। हालांकि अंत में बख्त खान की बहादुरी और लीडरशिप काम नहीं आ सकी। 8 जून को अंग्रेज़ों ने दिल्ली को घेर लिया। इसके बाद कश्मीरी गेट पर भी आक्रमण कर दिया। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिम एकता का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। वास्तव में इस क्रांति की शुरुआत अंग्रेज़ों द्वारा हिंदू मुस्लिम की धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाने के कारण ही शुरू हुई थी। उस समय ब्रिटिश आर्मी नई राइफल लाई गई थी, जिसके कारतूस पर से ग्रीस को मुंह लगाकर हटाया जाता था और ये अफवाह थी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग हुआ है। इसलिए दोनों ही वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में उतर गए और राष्ट्रीय स्तर पर आधारिक रूप से इनका नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे। लेकिन ये हर कोई जानता था कि क्रांतिकारियों की सेना को और युद्ध का मोर्चा जनरल बख्त खान संभाल रहे थे। बरेली में सेना ने 31 मई 1857 को विद्रोह किया था। शुरुआती अव्यवस्था, लूट और मार काट के बाद वीर बख्त खान को क्रांतिकारियों का नेता घोषित कर दिया गया था और बख्त खान 1 जुलाई 1857 को अपने रोहिला के सिफी की फौजों और 4000 मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी, जो कि मौलवी सरफरा अली के वफादार थे, के साथ दिल्ली पहुंचे। वैसे उनके एक चालाक और बहादुर मिलिट्री मैन होने की सूचना उनसे पहले ही दिल्ली तक पहुंच गई थी।
उस समय के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। उसने बख्त खान के दिल्ली पहुंचते ही उन्हें शाही तलवार और बकल भेंट की, लेकिन बख्त खान ने ये नजराना लेने से मना कर दिया। इसके बाद जल्द ही बख्त खान ने राजा की मदद करनी शुरू कर दी। उन्होंने साफ शब्दों में जफर से कहा कि तुम एक अच्छे राजा नहीं हो, लेकिन अब भी संभावना है और अब भी तुम अपनी सेना को सही उपयोग कर सकते हो, क्योंकि अंग्रेजों को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। ये सब कुछ इतना सीधा और स्पष्ट कहा गया था कि हर कोई चकित था, लेकिन इसके बदले में बहादुर शाह जफर ने नाराज होने की जगह अपने बेटे मुगल मिर्जा को हटाकर बख्त खान को गवर्नर जनरल बना दिया। 14 सितंबर को जब अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट पर आक्रमण किया, तब बख्त खान ने जफर को समझाया कि दिल्ली का बाहरी इलाका अब भी विद्रोहियों के कब्जे में है, इसलिए युद्ध में डटे रहें। एक पूर्व सूबेदार ने भी जफर से कहा कि बख्त खान अभी उनके पक्ष में है, जो जान पर खेलकर भी मुगल राजा का नाम नीचे नहीं होने देंगे और भारतीयों को जीत दिलवाकर ही रहेंगे। पहले तो 80 वर्षीय बहादुर शाह जफर उनकी बात मान भी गए थे, लेकिन उनके दरबार के हकीम एहसानुल्लाह खान और जाफर के मृत वारिस के ससुर मिर्जा फखर ने उन्हें दबा दिया और इस तरह से आखिरी मुगल राजा अंग्रेजों के कैदी बन गए। बख्त खान दिल्ली से निकल गए और लखनऊ और शाहजहांपुर में जाकर विद्रोहियों के साथ मिल गए। 1857 की क्रांति के बाद बख्त खान के नेपाल चले जाने की खबरें आई और ये भी कि उन्हें अंग्रेजों ने वहां मार गिराया है और उन्हें स्वात के नाना शेर में दफनाया गया है। स्वात के इतिहासवादियों का कहना है कि युद्ध 1857 का हारने के बाद बख्त खान ने स्वात के अखोंड की सुरक्षा में अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत किया था। 1979 में जनरल बख्त खान पर एक उर्दू में पाकिस्तानी फिल्म बनी थी, जिसे सरशार अख्तर मलिक ने निर्देशित किया था और नौशीन मलिक ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में मोहम्मद अली, यूसुफ खान, सुल्तान राही और सुधीर मुख्य किरदारों में थे। दोस्तों, ये थे जनरल बख्त खान, जिनकी जिंदगी के कुछ पन्ने में आपके सामने रख रही थी। अब मैं नाजिश प्रतापगढ़ी के इस शेर के साथ आपसे विदा लेती हूँ। ना होगा रायगा खून शहीदान वतन हरगिज, ना होगा रायगा खून शहीदान वतन हरगिज, यही सुर्खी बनेगी एक दिन उन्वान आज़ादी।